अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज से हम लोग एक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग ASFEC 1975 को डिस्कस करेंगे। टोटल 5 वीडियोज़ होंगी जिसके अंदर ASFEC के पाँच चैप्टर को डिस्कस किया जाएगा। वीडियो नंबर 1 के अंदर चैप्टर नंबर 1 को, वीडियो नंबर 2 के अंदर चैप्टर नंबर 2 को, चैप्टर नंबर 3 को, चैप्टर नंबर 4 रिस्पेक्टिवली उस तरीके से डिस्कस किया जाएगा। तो टोटल इस सीरीज़ की 5 वीडियोज़ होंगी। तो स्टार्ट करते हैं ASFEC 1975 को। ASFEC 1975 पास हुआ 13 दिसंबर 1975 को और इसकी इन्फोर्समेंट होती है बहन फ़ौरन बाद 18 दिसंबर 1975 को इसकी इन्फोर्समेंट हो जाती है। ASFEC जो है इसके अंदर टोटल 5 चैप्टर हैं और 5 चैप्टर के साथ ASFEC के अंदर आपके पास टोटल 12 सेक्शन हैं। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो आपने नोट डाउन करनी है। अब ASFEC के तहत जब ASF इदारे को बनाया गया तो ये शुरू में आपके पास जो है डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन के नीचे काम करता था। लेकिन उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ था 1981 के अंदर PIA की हाईजैकिंग का। उसके बाद ASF जो है इसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर कर दिया गया 1983 के अंदर। तो ये चीज़ भी MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपने नोट डाउन करनी है, ठीक है। और ASFEC 1976 के 5 के अंदर आया, लेकिन ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1976 के अंदर हुई है, यानी कि 1 साल बाद, ठीक है। अब कोई भी एक्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसका सबसे पहले प्रियम्बल होता है जो कि बताता है दिबाचा उस एक्ट के बारे में। तो इस एक्ट का क्या मकसद है? इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू ऑल एरोड्रोम, कि ये इंश्योर करे सिक्योरिटी तमाम एरोड्रोम की, एयरपोर्ट्स की, एयरक्राफ्ट की एंड सिविल एविएशन इंस्टॉलेशन की, एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड मैटर कनेक्टेड विद, कि इस एक्ट का मकसद ये है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना तमाम एरोड्रोम्स को, एयरपोर्ट्स को, एयरक्राफ्ट को, सिविल एविएशंस को और उनसे रिलेटेड कोई भी लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस हैं या उससे रिलेटेड जो भी मैटर हैं वो तमाम के तमाम ASF एक्ट के तहत जो है डील किए जाएंगे। इसके बाद इस एक्ट के एक्सटेंट की बात करते हैं तो ये जो एक्ट है ये अप्लाई कहाँ कहाँ पर होता है। तो इसके एक्सटेंट के अंदर सबसे पहले आता है एरोड्रोम, के ASF एक्ट जो है वो एरोड्रोम पर अप्लाई होता है, एयरपोर्ट्स पर अप्लाई होता है, सिविल एविएशन स्टेशंस पर अप्लाई होता है, और इसके अलावा कोई भी ऐसे रिलेटेड मैटर हैं जो कि इन कंसर्न चीज़ों के साथ डील करते हैं तो उस जगह पर ASF का जो एक्ट है वो अप्लाई होता है। एज़ यूजुअल हर एक्ट के अंदर ज़्यादातर सेक्शन नंबर 2 जो होता है वो डेफिनेशन क्लास के साथ डील करता है। ये जो डेफिनेशन हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, MCQs के अंदर ये चीज़ें पूछे जाने वाली हैं और कहीं पर भी इस एक्ट के अंदर ये अल्फाज इस्तेमाल होंगे तो उससे मुराद वही लिया जाएगा जो कि डेफिनेशन क्लास के अंदर बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एरोड्रोम क्या चीज़ है ASF एक्ट के तहत। एरोड्रोम एनी एरिया ऑफ लैंड और वाटर, ये कोई भी एरिया हो सकता है लैंड का या वाटर का, डिजाइंड, इक्विप्ड और सेट अपार्ट, कॉमनली यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड एदर होली और इन पार्ट, जिसे डिज़ाइन किया गया है, इक्विप्ड किया गया है कॉमनली किसी मकसद के लिए, कोई भी एरिया ऑफ लैंड है या वाटर है जिसे होली पूरा भी इस्तेमाल किया जा सकता है या उसका कोई पार्ट, फॉर अफोर्डिंग द फैसिलिटी फॉर लैंडिंग, किस मकसद के लिए? फैसिलिटी अफोर्ड करने के लिए लैंडिंग की, डिपार्चर की या फिर मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट की। मैं रिपीट करता चलूँ, एरोड्रोम जो है ये कोई ऐसा एरिया ऑफ लैंड है या वाटर है जिसे इक्विप्ड किया गया है, डिज़ाइन किया गया है मुकम्मल तौर पर या फिर इन अ पार्ट कि वो अफोर्ड कर सके किसी की लैंडिंग यानी एयरक्राफ्ट की लैंडिंग, डिपार्चर या फिर मूवमेंट। तो उस तमाम एरिया ऑफ लैंड या वाटर को हम लोग एरोड्रोम कहेंगे। इसके अंदर तमाम बिल्डिंग्स भी आती हैं, शेड्स भी आते हैं, वेजल्स भी आते हैं या कोई इंस्टॉलेशन है, वो तमाम की तमाम चीज़ें एयरड्रोम के अंदर आती हैं। इवन कि वो रास्ता जहाँ से मुसाफिर गुजर कर जहाज़ के अंदर बैठते हैं वो एरिया भी एरोड्रोम के अंदर ही आता है, सिवाय वो पोर्शन जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स यूज़ कर रही हो, सिविल एविएशन के अंदर नहीं आता हो, तो वो एरिया एरोड्रोम की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा। इसके बाद देखते हैं एयरक्राफ्ट से क्या मुराद है। एयरक्राफ्ट से मुराद
कोई भी ऐसी मशीन विच कैन ड्राइव अ सपोर्ट इन द एटमोसफेयर फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द एयर, जो कि मूवमेंट यानी कि ड्राइव करे फोर्स रिएक्शन ऑफ एयर की वजह से, यानी कि रिएक्शन करे एयर के साथ और उसके बाद वो मूवमेंट हासिल करे, तो उसे हम लोग एयरक्राफ्ट कहेंगे। अब वो मशीन कोई बलून भी हो सकता है आपके पास, कोई एयरशिप्स भी हो सकती हैं, काइट्स भी हो सकते हैं, ग्लाइडर्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई और फ्लाइंग मशीन भी हो सकती है। उन तमाम की तमाम मशीन्स को हम लोग एयरक्राफ्ट की डेफिनेशन में लेंगे, सिवाय उस मशीन के जो कि मूवमेंट हासिल कर रही है अर्थ सरफेस के अगेंस्ट रिएक्शन करने की वजह से। सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ को, उसी मशीन को हम लोग एयरक्राफ्ट की डेफिनेशन में लेंगे जो कि अपनी मूवमेंट, अपनी ड्राइव हासिल कर रही है रिएक्शन अगेंस्ट द एयर, एयर के रिएक्शन की वजह से। अगर वो अर्थ सरफेस की वजह से ले रही है तो उसे हम लोग एयरक्राफ्ट की डेफिनेशन के अंदर नहीं लेंगे। इसके बाद सेक्शन नंबर 2C एयरपोर्ट को डिफाइन करता है कि एयरपोर्ट क्या चीज़ है। तो एयरपोर्ट से मुराद an aerodrome at which facilities have, in the opinion of federal government, been sufficiently developed to be important to civil aviation, कि कोई भी ऐसा एरोड्रोम जहां पर फेडरल गवर्नमेंट समझती हो कि इस जगह पर तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो सफिशिएंट हैं सिविल एविएशन के लिए, तो उसे एयरपोर्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। अब मैं आपको मिसाल देता चलूं कि पहले रावलपिंडी के अंदर जो एयरपोर्ट है वो रावलपिंडी के अंदर होता था, अब वो एयरफोर्स यूज़ कर रही है अपने उसके लिए। अब एयरपोर्ट जो है वो इस्लामाबाद के अंदर न्यू डिज़ाइन हो गया है, लेकिन देखिए अब रावलपिंडी के अंदर जो पुराना था वहाँ पर भी फैसिलिटीज़ वगैरह तो थी, लेकिन गवर्नमेंट के ओपिनियन में अब वो एयरपोर्ट नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गज़ट के अंदर ये नोटिफाई कर दिया कि ये एयरपोर्ट नहीं है, अब इस्लामाबाद वाला होगा। तो कहने का मकसद ये है कोई भी एरोड्रोम वहाँ पर लैंडिंग डिपार्चर हो सके, लेकिन गवर्नमेंट भी ये समझे कि ये सिविल एविएशन के लिए फैसिलिटीज़ यहाँ पर जो प्रोवाइड की जा रही हैं वो सफिशेंट हैं, तो उसे एयरपोर्ट कंसिडर किया जाएगा। ना कि किसी और बंदे ने कह दिया, किसी और डिपार्टमेंट ने या किसी और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने नोटिफाई कर लिया कि दिस इज़ एन एयरपोर्ट, तो वो एयरपोर्ट नहीं कंसिडर किया जाएगा। सिर्फ वही एयरपोर्ट कंसिडर किया जाएगा जो कि फेडरल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। इसके बाद सेक्शन नंबर 2 का सब क्लास डी जो है वो एयर सर्विसेज के बारे में बताता है कि एयर सर्विस क्या चीज़ है। सर्विस ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर एनी पर्पज ऑफ सिविल एविएशन, कोई भी ऐसी सर्विस एयरक्राफ्ट की जिसका मकसद हो सिविल एविएशन, वेदर एरियल वर्क, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अदरवाइज। मैं आपको बताता चलूं कि लास्ट ईयर भी एयर सर्विस में से एमसीक्यूज आया हुआ था कि एयर सर्विस क्या होती है, तो आपने याद रखना है एयर सर्विस क्या होती है। एयरक्राफ्ट की कोई भी ऐसी सर्विस जो कि डिज़ाइन की गई हो, जो कि बनाई गई हो फॉर द पर्पस ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। अब वो एरियल वर्क भी हो सकता है, कोई हवाई फैसिलिटीज़ भी हो सकती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स भी हो सकती हैं। एयरपोर्ट के अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि व्हीकल्स चल रही होती हैं फॉर लोकोमोशन, इधर उधर जाने के लिए, तो उसे भी आप सर्विसेज के अंदर काउंट करेंगे। और अदरवाइज, और इसके अलावा और भी कोई सर्विस जो कि आपको उस एयरक्राफ्ट तक पहुंचने में जो हेल्प आउट कर रही है, उसको आप लोग एयर सर्विसेज की डेफिनेशन में लेंगे। इसके बाद एयर साइड से क्या मुराद है? मूवमेंट एरिया ऑफ एरोड्रोम, वो एरिया जहां पर एरोड्रोम जो है मूवमेंट हासिल करता है, या फिर उसके साथ एडजेसेंट ट्रेन्स, उसके साथ एडजेसेंट जो एरिया है वो एरिया, एंड बिल्डिंग्स और पोर्शन देयर ऑफ, या फिर जो बिल्डिंग्स हैं या फिर कोई पोर्शन है एक्सेस टू विच इज कंट्रोल बाय एएसएफ। एयर साइड से मुराद कोई भी ऐसा एरिया जो कि एरोड्रोम है या फिर उसके साथ एडजेसेंट एरिया है, कोई बिल्डिंग्स है या कोई पोर्शन है जो कि एएसएफ के कंट्रोल में है, हम लोग उसे एयर साइड कहेंगे, ठीक है। इसके बाद कंपिटेंट अथॉरिटी से क्या मुराद है? कंपिटेंट अथॉरिटी का अल्फाज एएसएफ एक्ट के अंदर किसी जगह पर भी इस्तेमाल होगा तो हम वहां पर कंपिटेंट अथॉरिटी से मुराद फेडरल गवर्नमेंट लेंगे, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के नीचे ये डिपार्टमेंट आता है, तो कंपिटेंट अथॉरिटी इस डिपार्टमेंट की फेडरल गवर्नमेंट है। इसके बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का कमांडर इंचार्ज कौन होगा, यानी कि इसका सुपरवाइजर कौन होगा? तो डायरेक्टर जनरल, डीजी,
जो हैं वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर इंचार्ज होंगे, और उन्हें अपॉइंट कौन करेगा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट फेडरल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, यह था चैप्टर नंबर 1, जिसके अंदर हम लोगों ने प्रियम्बल पढ़ी, जिसके अंदर हम लोगों ने सेक्शन नंबर 2 यानी कि डेफिनेशन क्लास को देखा। अगली वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 को, जिसके अंदर हम लोग पावर्स, ड्यूटीज़, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमने एक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, जिसके अंदर हम लोग एएसएफ एक्ट 1975 को डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 को। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 3 से, जो कहता है पावर टू कॉन्स्टिट्यूट एंड मेंटेन द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एंड इट्स फंक्शन। कि क्या पावर है जो कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को एम्पावर करती है कि वो एयरपोर्ट पर अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सकें। तो उस पावर का नाम है फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट वो अथराइजेशन है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को एम्पावर करती है कि वो एयरपोर्ट्स पर, एरोड्रोम्स पर अपनी सर्विसेज को, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सकें। अब उनके कौन कौन से फंक्शन हैं? इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ एरोड्रोम्स, कि उन्होंने इंश्योर करनी है सिक्योरिटी एरोड्रोम की, एयरक्राफ्ट की, सिविल एविएशन की, विद इन द लिमिट ऑफ एयरपोर्ट, एरोड्रोम एंड सेफ गार्ड अगेंस्ट द थ्रेट एंड अनलॉफुल इंटरफेरेंस। फेडरल गवर्नमेंट ने उन्हें एम्पावर कर दिया कि उन लोगों ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है एरोड्रोम की, एयरक्राफ्ट की, सिविल एविएशंस की। किससे? थ्रेट से, अनलॉफुल इंटरफेरेंस से। इंटरफेरेंस इंटरनल से, एक्सटर्नल से, दोनों से। ठीक है, अब वो सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट्स को और एयरड्रोम को ही नहीं प्रोवाइड करनी, इसके साथ साथ जितने भी वहाँ पर स्ट्रक्चर्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, मटेरियल्स हैं, कोई इंस्टॉलेशंस हुई हुई हैं, या फिर वहाँ पर कोई ऑपरेटर्स हैं, चाहे वहाँ पर कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन तमाम चीज़ों को भी सिक्योर करना एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का फंक्शन है। इसके अलावा एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का फंक्शन ये भी है कि वहाँ पर कोई भी कार्गो है, कोई मेल है, कोई बैगेजेस हैं, या फिर एयरपोर्ट पर कोई व्हीकल चल रही है, उसके जो ड्राइवर्स हैं, या कोई भी एरिया है जो कि एयरपोर्ट की लिमिट के अंदर आता है, तो उस चीज़ को भी सेफ गार्ड करना, सिक्योर करना एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का काम है। यह आ गया उसका फंक्शन जो कि उन्हें एम्पावर किया है फेडरल गवर्नमेंट ने। अब इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को देखते हैं कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किस तरीके से होती है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का जो हेड होता है उसे हम लोग डीजी कहते हैं, डायरेक्टर जनरल, जिसे अपॉइंट किया जाता है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। और फेडरल गवर्नमेंट जो है किसी भी पर्सन को जिसे वो समझती हैं कि वो एएसएफ डायरेक्टर की क्वालिफिकेशंस को पूरा करता है, उसे डीजी अपॉइंट किया जा सकता है। और रूल्स 1978 जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं कि किस रैंक के बंदे को डीजी अपॉइंट किया जाएगा, उनकी पेंशन क्या होगी, उन्हें फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड की जाएंगी। वो तमाम की तमाम चीज़ें इस रूल्स के अंदर डिफ़ाइन की गई हैं। डीजी के अलावा जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उन्हें अपॉइंट किया जाएगा सेकंड शेड्यूल के तहत, और उन्हें अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट एक प्रोवाइड किया जाएगा जिसके ऊपर डायरेक्टर जनरल की सील होगी। यानी डीजी को फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और डीजी के अलावा जितने भी ऑफिसर्स हैं और मेंबर्स हैं उन्हें डीजी अपॉइंट करेगा। अगर कोई भी पर्सन, कोई ऑफिसर या कोई मेंबर जो कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के साथ कंसर्न था, वो सीज करना चाहता है, छोड़ना चाहता है किसी भी रीज़न की वजह से एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को, तो उसे राइटिंग के अंदर
डीजी को अपनी रीजंस बतानी होंगी वो किस वजह से अपने ऑफिस को छोड़ना चाह रहा है, क्योंकि उसे डीजी ने अपॉइंट किया है। ठीक है, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एएसएफ को देखते हैं कि एएसएफ की एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा। जाहिर सी बात है, जो डीजी हैं वो कमांडर इंचार्ज हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के, तो वही एडमिनिस्ट्रेशन भी करेंगे एएसएफ की। और इसके साथ साथ अगर किसी मैटर के अंदर डीजी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही और उन्हें कंसर्न की ज़रूरत है, तो वो फेडरल गवर्नमेंट से कंसर्न कर सकते हैं और फेडरल गवर्नमेंट उन्हें डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकती है कि इसके अकॉर्डिंग आपने एक्ट करना है। तो ये था चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 को। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसके अंदर हम लोग एएसएफ एक्ट 1975 को स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बना लिए हैं जिसके अंदर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस किया गया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर उस वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। मज़ीद ये कि उन वीडियोस का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अटैच भी कर लूँगा, आप वहाँ से भी उन वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज हमने स्टडी करना है चैप्टर नंबर 3 को, जो कि स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 6 से। सेक्शन नंबर 6, पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर एंड मेंबर्स। वो जो ऑफिसर्स हैं एएसएफ के और मेंबर्स हैं, उनके पास क्या क्या पावर्स हैं और कौन कौन सी ड्यूटीज़ उन लोगों ने परफॉर्म करनी है। सबसे पहले इफ़ेक्टिव मेजर्स फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ एरोड्रोम्स, एयरपोर्ट्स, एयरक्राफ्ट एंड सिविल एविएशंस, कि उन लोगों ने, ऑफिसर्स ने और मेंबर्स ने इफ़ेक्टिव मेजर्स लेने हैं ताकि वो सिक्योरिटी को इंश्योर करवा सकें। किस चीज़ की? एरोड्रोम की, एयरपोर्ट्स की, सिविल एविएशंस की या एयरक्राफ्ट की। इसके बाद उन्होंने सेफ गार्ड करना है पैसेंजर्स को, कार्गो को, मेल को विद इन एरोड्रोम और एयरपोर्ट्स। इसके बाद प्रिवेंट अनऑथराइज्ड पर्सन व्हीकल फ्रॉम एयर साइड्स एंड अदर एरिया, किसी भी ऐसे शख्स को जो कि अथराइज नहीं है उसे एयर साइड में जाने के लिए या दूसरे एरिया में जाने से रोकना भी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिसर्स या मेंबर की ड्यूटी है। इसके बाद मैयर अगेंस्ट हाईजैकिंग, सबोटाज, प्लेसमेंट ऑफ कार बॉम्ब, लेटर बॉम्ब, डेंजरस आर्टिकल, इन तमाम चीज़ों से भी सेफ गार्ड प्रोवाइड करना, इनके अगेंस्ट मैयर लेना, हाईजैकिंग के अगेंस्ट, कार बॉम्ब के अगेंस्ट एएसएफ की ड्यूटी है। डिटेक्ट कंट्राबैंड्स ऑन द पर्सन और इन द बैगेज, मतलब कंट्राबैंड्स कहते हैं कि कोई भी चीज़ एयरपोर्ट के थ्रू आ रही होती है उस पर कोई कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है, वो आपने पे करनी होती हैं, उसके बाद आप उसे ले जा सकते हैं। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कि किसी भी चीज़ को लेकर जा रहा है और उस चीज़ पर कस्टम ड्यूटी पे नहीं हुई हुई, उससे बचा कर लेकर जा रहा है, तो उसे डिटेक्ट करना भी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का काम है। अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि कंट्राबैंड कर रहा था, किसी चीज़ को लेकर जा रहा था जिसकी कस्टम ड्यूटी पे नहीं हुई हुई थी, तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स क्या करेगी? एयरपोर्ट पर कोई भी कस्टम का जो स्टाफ उस वक्त अवेलेबल होगा उसे रिपोर्ट करेगी, ताकि कस्टम का जो स्टाफ है उस पर्सन के अगेंस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन ले सके एएसएफ कस्टम एक्ट 1969 के तहत उस पर्सन के अगेंस्ट प्रोसीडिंग जारी हो सके जो कि कंट्राबैंड कर रहा था, किसी चीज़ को कस्टम ड्यूटी के बगैर लेकर जा रहा था, उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग कस्टम एक्ट के तहत वो कस्टम स्टाफ का मेंबर कर सके। इसके बाद कोई भी ऑफिसर या मेंबर जो कि एयरपोर्ट पर ड्यूटी दे रहा है, एरोड्रोम पर ड्यूटी दे रहा है, और कोई ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसके अंदर उसे आर्म या वेपन या एम्यूनेशन को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो उस सिचुएशन के अंदर उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उसे अथराइज़ किया हुआ है डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसएफ ने।
इसके बाद सर्च एंड अरेस्ट को पढ़ते हैं। कोई भी ऑफिसर या मेंबर जो है वो विदाउट एनी वारंट जो है किसी भी पर्सन को सर्च कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, अगर वो उसे सस्पेक्टेड लगता है और लगता है कि ये डेंजरस अटेम्प्ट्स करेगा एयरपोर्ट पर, एरोड्रोम पर या फिर सिविल एविएशन इंस्टॉलेशन पर। और इसके साथ साथ वो जो एयरफोर्स का एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का जो मेंबर है या ऑफिसर है, अगर उसे लगता है कि इस बंदे को रोकने के लिए हमें कोई नेसेसरी फोर्स का इस्तेमाल करना है, तो वो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उस बंदे को रोका जाए, वो कोई ऐसी एक्टिविटी ना परफॉर्म कर ले जिसकी वजह से एयरपोर्ट, एरोड्रोम या फिर वहाँ पर मौजूद लोगों को नुकसान हो जाए। इसके बाद कह रहे हैं कि जो अथॉरिटी है इसके अलावा भी कोई और ड्यूटी भी असाइन कर सकती है और उस ड्यूटी को ओबे करना एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिसर और मेंबर की ड्यूटी है। इसके बाद कहता है कि जो डायरेक्टर जनरल हैं एएसएफ के, उन्हें कभी भी लगेगा कि अभी सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है या फिर इस सरकमस्टांसिस के अंदर हमें मिलिट्री असिस्टेंस की ज़रूरत है एयरपोर्ट्स पर, एरोड्रोम्स पर, तो फिर उस सिचुएशन के अंदर डायरेक्टर जनरल जो एएसएफ का है वो फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के बाद मिलिट्री की असिस्टेंस भी हासिल कर सकता है। और जब मिलिट्री वहाँ पर डिप्लॉय हो जाएगी तो एएसएफ के जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे इन अकॉर्डेंस विद द मिलिट्री अथॉरिटी काम करेंगे। यानी मिलिट्री अथॉरिटी जो भी उन्हें कमांड देगी, एएसएफ के तमाम मेंबर्स, तमाम के तमाम ऑफिसर्स मिलिट्री अथॉरिटी के नीचे काम करेंगे और उसे ओबे करेंगे। इसके अलावा An officer for the purpose of this act shall exercise the same power as conferred the officer in charge of police station। कहता है कि जितने भी ऑफिसर्स हैं एएसएफ एक्ट के नीचे वो सेम पावर रखते हैं जो कि आपकी लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर ऑफिसर इंचार्ज पावर रखता है, और उसे वो पावर ग्रांट की जाती हैं पुलिस ऑर्डर 2002 एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 के तहत। मैंने इन दोनों एक्ट्स पर जो है वो डिटेल्ड वीडियो बनाई हैं कि वो कौन कौन सी पावर रखते हैं। मिसाल के तौर पर अरेस्ट की पावर, उसका प्रॉपर प्रोसीजर मैंने बताया है, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सर्च का क्या क्राइटेरिया होगा, क्या प्रोसीजर होगा, जो लोकल पुलिस है वो किस तरीके से परफॉर्म करेगी, मैंने सीआरपीसी की प्रोविजन के तहत, पुलिस ऑर्डर की प्रोविजंस के तहत इन टॉपिक को डिस्कस किया है, तो आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो कहता है कि एएसएफ का जो ऑफिसर है वो सेम पावर रखता है जो पावर आपके पुलिस ऑर्डर 2002 और क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के तहत किसी भी ऑफिसर इंचार्ज यानी कि एसएचओ ऑफ पुलिस को हासिल हैं। इसके बाद लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑफिसर एंड मेंबर्स की बात करता है कि उन पर लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी लागू होती हैं। नंबर 1, ओबे ऑर्डर। जितने भी ऑफिसर्स हैं और मेंबर्स हैं उन्हें जो भी ऑर्डर मिलता है डीजी की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस ऑर्डर को ओबे करना एएसएफ के ऑफिसर्स और मेंबर पर ज़रूरी है। इसके अलावा सर्व वेयर एवर रिक्वायर्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जिस जगह पर भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डायरेक्ट करेगी कि इस ऑफिसर को और इस मेंबर को उस जगह पर पोस्ट किया जाए, तो उस जगह पर जाना ऑफिसर और मेंबर के लिए ज़रूरी है। ये नहीं है कि मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ड्यूटी नहीं करता, मैं कराची एयरपोर्ट पर ड्यूटी नहीं करता, मैं कोयटा एयरपोर्ट पर ड्यूटी नहीं करता। फरमाइशी प्रोग्राम नहीं होंगे। अगर आप एएसएफ के अंदर रिक्रूट हो जाते हैं और उसके बाद आपको डायरेक्टर जनरल जो है डायरेक्ट करते हैं कि आपने फ़लाँ स्टेशन पर ये ड्यूटी परफॉर्म करनी है, ये ड्यूटी परफॉर्म करनी है, ये नहीं करना, दिस इज़ योर असाइन टास्क, सो यू आर बाउंड, ड्यूटी बाउंड हेयर, कि आपने उस चीज़ को ओबे करना है। तो ये था चैप्टर नंबर 3 एएसएफ एक्ट का। अगली वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4।
अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हम लोगों ने वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसके अंदर हम लोग एएसएफ एक्ट 1975 को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 की वीडियोस बनाई हैं जिसकी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन कर दी है। आप जाकर उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम लोग एएसएफ एक्ट 1975 का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 जो कि 7A से स्टार्ट होता है, ऑफिसर मेंबर सब्जेक्ट टू द पाक आर्मी एक्ट 1952। पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि जो डीजी हैं एएसएफ के, अगर वो समझते हैं कि हमें मिलिट्री असिस्टेंस की ज़रूरत है तो वो फेडरल गवर्नमेंट से परमिशन सीख करके मिलिट्री असिस्टेंस हासिल कर सकते हैं। अब ये जो अगला सेक्शन है चैप्टर नंबर 4, ये उसी की फर्दर जो है एक्सप्लेनेशन दे रहा है। कह रहा है कि ऑफिसर मेंबर सब्जेक्ट टू द पाक आर्मी एक्ट 1952। कह रहा है कि ऑल ऑफिसर मेंबर सब ऑर्डिनेट टू आर्मी एक्ट। कह रहा है कि जितने भी ऑफिसर हैं, जितने भी मेंबर हैं एएसएफ के, सब ऑर्डिनेट हैं पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के। क्योंकि जब मिलिट्री वहाँ पर डिप्लॉय हो गई, उन्होंने अगर फंक्शन जो है मिलिट्री के नीचे करना है तो वो सारे के सारे जो हैं वो मिलिट्री एक्ट के नीचे आएंगे। इसके बाद DGASF हैज़ ऑल द पावर फॉर जनरल कोर्ट मार्शल ऑफ ऑफिसर मेंबर एज गिवन टू ऑफिसर ऑफ आर्मी एक्ट अंडर आर्मी एक्ट 1952। कह रहा है कि डीजी जो हैं डायरेक्टर जनरल हैं, उनके पास सेम पावर हैं कि वो किसी भी एएसएफ के मेंबर का, ऑफिसर का जनरल कोर्ट मार्शल कर सकते हैं। कि जो पावर आर्मी एक्ट के तहत किसी आर्मी ऑफिसर को ग्रांट की जाती है कि वो किसी अपने से सब ऑर्डिनेट का जनरल कोर्ट मार्शल कर सकते हैं, जहाँ पर भी डिसओबीडियंसी होती है, वो अपनी लायबिलिटीज़ को पूरा नहीं करते, तो उस जगह पर जनरल कोर्ट मार्शल कॉल किया जा सकता है किसी भी ऑफिसर का, किसी भी मेंबर का DGASF की तरफ से। इसके बाद फेडरल गवर्नमेंट में डायरेक्ट टू डीजी थ्रू जर्नल एंड स्पेशल ऑर्डर फॉर पावर एंड ड्यूटीज़। एक तो वो पावर्स हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने ग्रांट कर दी हैं डीजी को। इसके बाद मज़ीद इन एडिशन कहता है कि अगर किसी जर्नल या स्पेशल ऑर्डर के तहत फेडरल गवर्नमेंट समझती है कि डीजी को मज़ीद एम्पावर करने की ज़रूरत है या मज़ीद पावर देने की ज़रूरत है, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो जर्नल या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू भी डीजी को पावर दे सकती है। इसके बाद कहता है कि नो एनी अथॉरिटी, कोर्ट, ट्रिब्यूनल to review, alter, modify, set aside, revise any order passed by officer in section 7F अथराइज अंडर आर्मी एक्ट। आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे कि सेक्शन 7F है क्या। तो कहता है कि किसी भी अथॉरिटी को, किसी भी कोर्ट को, किसी भी ट्रिब्यूनल को इजाज़त ना है कि वो किसी भी फैसले को, किसी भी ऑर्डर को रिवाइज करें, सेट असाइड करें, मॉडिफाई करें, अल्टर करें, जो ऑर्डर पास किया गया हो सेक्शन 7F के तहत। इसके बाद कहता है सेक्शन 7B के अंदर कंसिक्वेंसेस ऑफ सेंटेंसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, कि नतीजा क्या निकलेगा अगर किसी ऑफिसर या किसी मेंबर को सज़ा होती है। इफ़ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 90 डेज़ और मोर, अगर 90 दिन की या 90 दिन से ज़्यादा की सज़ा मिलती है किसी ऑफिसर्स को या किसी मेंबर को, वो तसव्वुर किया जाएगा कि उसे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स से निकाल दिया गया है। मैं दोबारा रिपीट करता चलूँ कि अगर किसी भी मेंबर, किसी भी ऑफिसर को 90 दिन या 90 दिन से ज़्यादा की सज़ा दी जाएगी तो वो ये तसव्वुर किया जाएगा कि उसे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स से निकाल दिया गया है। इसके बाद सेक्शन 7C जो है वो सस्पेंशन से डील करता है। एनी ऑफिसर टू हिज सबऑर्डिनेट में सस्पेंड फॉर मिसकंडक्ट, रिमाइसिस और निग्लिजेंस इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। कह रहे हैं कि कोई भी ऑफिसर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट को सस्पेंड कर सकता है अगर वो मिसकंडक्ट कमिट करता है अपनी नेग्लिजेंस की वजह से। अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए कोई भी ऐसा शख्स जो कि मिसकंडक्ट या नेग्लिजेंस या रिमाइस कमिट करता है तो उसको उसके सुपीरियर ऑफिसर की तरफ से सस्पेंड भी किया जा सकता है। इसके बाद 7D जो है वो प्लेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट से बात करता है कि कैद किस जगह पर दी जाएगी। इफ़ लेस देन 90,
अगर 90 से ज़्यादा है तो फिर तो उसे जो है निकाल दिया जाएगा। अगर 90 दिन से कम है देन ही में सेंड टू द नियरेस्ट प्रिजन, करीबी जो भी जेल है उसके अंदर उस शख्स को भेजा जाएगा अगर 90 दिन से कम सज़ा है। और सच अदर प्रिजन्स एज द फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्ट बाय स्पेशल और जनरल ऑर्डर, या तो उस शख्स को जो करीबी जेल है उसमें भेजा जाएगा या फिर उस शख्स को उस जेल में भेजा जाएगा जिस जेल के बारे में फेडरल गवर्नमेंट बताएगी अपने स्पेशल या जनरल ऑर्डर के तहत। फिर कहता है कि इफ़ नॉट डिसमिस्ड ही में बी, अगर उस शख्स को डिसमिस नहीं किया गया, उस शख्स को सज़ा मिली थी 90 दिन की और उसे डिसमिस नहीं किया गया, तो उसे कन्फाइन किया जा सकता है क्वार्टर गार्ड के अंदर और अदर प्लेसेस एज डीजी में कंसिडर सूटेबल। क्वार्टर गार्ड के अंदर या किसी और ऐसी जगह पर जहां पर डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसएफ समझें कि दिस प्लेस इज सूटेबल फॉर इम्प्रिजनमेंट, तो उस जगह को ही जेल बना दिया जाएगा और उस ऑफेंडर को जो है उस जगह पर इम्प्रिजन्ड किया जाएगा। वो ऑफिसर भी हो सकता है, वो मेंबर भी हो सकता है एएसएफ का। इसके बाद 7E को स्टडी करते हैं जो कि कैप्चर ऑफ डिज़र्टर से डील करता है। अब डिज़र्टर कौन होता है? वो शख्स जो बग़ैर बताए अपने काम से छुप जाए, मतलब उसे कोई ड्यूटी असाइन की गई थी एएसएफ डीजी की तरफ से, वो एएसएफ का मेंबर था, एएसएफ का ऑफिसर था, लेकिन वो उस ड्यूटी से छुप गया, ड्यूटी से भाग गया। तो उस बंदे को कैप्चर के बारे में क्या बताता है एएसएफ एक्ट? एनी पर्सन डेजर्ट चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर शैल गिवन रिटन इंफॉर्मेशन ऑफ डिजर्शन टू सिविल अथॉरिटीज़। तो कहता है कि जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होगा वो रिटन के अंदर सिविल अथॉरिटीज़ को बता देगा कि फ़लाँ नामी ऑफिसर जो है वो डिज़र्ट हुआ है एएसएफ से, उस बंदे को आपने पकड़ के लाना है। Those civil authorities shall take direction of magistrate given warrant so the apprehended into the custody of force। तो कह रहा है कि वो जो सिविल अथॉरिटीज़ हैं वो मजिस्ट्रेट से वारंट जो है जारी करवाएंगी या स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अंदर विदाउट वारंट भी कमांड कर सकते हैं कि फ़लाँ शख्स को जो कि डिज़र्ट हुआ है, भागा हुआ है एएसएफ से, उसको पकड़ के लाओ और कस्टडी के अंदर लेकर आओ। इसके बाद कहता है एनी ऑफिसर ऑफ पुलिस थिंक्स अ पर्सन इज डिजर्टेड और एब्सेंस ही में ब्रिंग टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। अगर कोई लोकल पुलिस का बंदा है, ऑफिसर है और उसको लगता है कि फ़लाँ शख्स तो एएसएफ के अंदर था, ये क्या ये अपनी ड्यूटी से भागा हुआ है, ये क्या ये अपनी ड्यूटी पर नहीं जा रहा, अगर वो समझता है तो फिर वो बंदा उस सिचुएशन के अंदर लोकल पुलिस का है अगरचे, तो उस बंदे को अरेस्ट करके जो उसका नियरेस्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश कर सकता है 24 घंटे के अंदर अंदर। इसके बाद सेक्शन 7F जिसकी पीछे भी बात की थी, अब उसको पढ़ते हैं। वो क्या है? अपील और रिवीजन के साथ डील करता है। इफ़ यू थिंक ऑर्डर अगेंस्ट यू इज़ नॉट जस्ट, अगर आप समझते हैं कि आपके अगेंस्ट जो ऑर्डर हुआ है वो ठीक नहीं है, देन यू मे फाइल अपील विद इन 30 डेज, तो आप अपील फाइल कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर। अगर आपके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला हुआ है और आप समझते हैं कि ये सही नहीं है, तो आप 30 दिन के अंदर अंदर उसके अगेंस्ट अपील फ़ाइल कर सकते हैं टू दी हायर ऑफिसर दैन दी वन अवॉर्डिंग पनिशमेंट। पीछे हमने पढ़ा ना कि कोई भी ऑफिसर अपने सब ऑर्डिनेट को जो है सस्पेंड कर सकता है, ठीक है, मिसकंडक्ट की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से। इसी तरीके से अगर कोई ऑफिसर आपको जो है पनिशमेंट ग्रांट कर रहा है, तो उससे जो सुपीरियर ऑफिसर है, उससे जो हायर ऑफिसर है, आप उसको अपील फाइल कर सकते हैं अपने फैसले के अगेंस्ट 30 दिन के अंदर अंदर। 30 दिन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इफ़ डीजी अवॉर्ड पनिशमेंट देन अ पर्सन हैज़ टू फाइल अपील बिफोर फेडरल गवर्नमेंट विद इन 30 डेज। और कहता है अगर डायरेक्टर जनरल किसी को सज़ा सुना देते हैं तो उसके अगेंस्ट अपील किस जगह पर फाइल हो सकती है? सब ऑर्डिनेट की, इन्फीरियर ऑफिसर की तो सुपीरियर ऑफिसर को अपील फाइल होगी, मगर डीजी की अपील जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को फाइल होगी, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट एएसएफ एक्ट के मुताबिक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। लेकिन इस सिचुएशन में भी अपील आपने 30 डेज़ के अंदर अंदर फाइल करनी है। इसके बाद सेक्शन
7G जो है वो बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर मेंबर ऑफ फोर्स। फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एज दे मेंबर नीडेड। कह रहा है कि किसी भी ऑफिसर की या मेंबर की अपॉइंटमेंट किस तरीके से की जाएगी। सबसे पहले कह रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपने नोटिफिकेशन के तहत बताएगा कि एएसएफ के अंदर जो है फलां रैंक के ऑफिसर की इतने नंबर ऑफ ऑफिसर की इतने नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट से नीड है, तो फिर उसको नोटिफाई कर दिया जाएगा। फिर कहता है अदर देन डीजी, डी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई अपॉइंट बाय डीजी एज में बी कंसिडर फॉर नेसेसरी परफॉर्मेंस ऑफ फोर्स। कह रहा है कि डीजी को तो फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, लेकिन डीजी के अलावा जितनी भी पोजीशंस हैं उन तमाम के तमाम को फर्स्ट शेड्यूल के तहत डीजी अपॉइंट करेंगे। उनके रैंक, उनका स्ट्रक्चर, तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो रूल्स के अंदर बयान की गई हैं, और इनके जो रूल्स हैं वो सेम एज इट इज़ या तकरीबन मुशाबहत रखते हैं आर्मी एक्ट 1952 से। ठीक है, तो ये था चैप्टर नंबर 4 जो कि हमें बता रहा था एएसएफ मेंबर्स के बारे में कि उन्हें इम्प्रिजनमेंट किस तरीके से दी जाएगी, कितनी इम्प्रिजनमेंट होगी, जो डिज़र्ट करेगा भागेगा एएसएफ से तो उसका क्या अंजाम होगा, अपील फैसलों के अगेंस्ट किस तरीके से की जा सकती है, एएसएफ के अंदर अपॉइंटमेंट्स किस तरीके से होंगी, किसके पास पावर्स हैं, किस किस को अपील की जा सकती है, कितने दिनों में की जा सकती है, आर्मी एक्ट का क्या रोल है, ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की चैप्टर नंबर 4 के अंदर। अगली वीडियो जो कि हमारी इस लेक्चर सीरीज़ की आखिरी वीडियो होगी जिसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 5 इंडेमनिटी को स्टडी करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हम लोगों ने वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसके अंदर हम लोग एएसएफ एक्ट 1975 को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 4 वीडियोस बना लिए हैं जिसके अंदर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस किया गया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियोस का लिंक अटैच कर दिया है। आप उन वीडियोस को देखकर अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है वो एएसएफ एक्ट की लास्ट वीडियो होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5, सेक्शन 8 इंडेमनिटी। नो सूट, prosecution, other legal proceeding shall be against any person which is done in good faith or intended to be done for fulfillment of this act। कह रहा है कि किसी भी ऑफिसर के, किसी भी पर्सन के, किसी भी मेंबर के अगेंस्ट कोई भी सूट, कोई भी दावा, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, कोई भी सिविल प्रोसीडिंग दायर नहीं की जाएंगी अगर वो कोई भी काम कर रहा है और उसकी नीयत जो है वो गुड फेथ है, और उसका काम ये है कि मैं इस एक्ट के नीचे जो ड्यूटी मुझे दी गई थी मेरे ओथ के नीचे, मैं उस ड्यूटी को फुलफ़िल करने के लिए ये काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए उस बंदे को कसूरवार नहीं ठहराया जाएगा। अगर उससे कोई काम गलत हो जाता है तो उसके अगेंस्ट कोई भी लीगल प्रोसीडिंग, कोई भी सूट, कोई भी पनिशमेंट उसे नहीं दी जाएगी, क्योंकि उस बंदे ने, उस ऑफिसर ने, उस पर्सन ने, उस मेंबर ने जो भी काम किया वो गुड फेथ के अंदर किया। उसकी इंटेंशन ये थी कि वो डिपार्टमेंट को सर्व करे। ठीक है, इसके बाद सेक्शन नंबर 9 जो है वो डेलीगेशन ऑफ पावर की बात करता है। कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसने डीजी और दूसरों को, जितने भी मेंबर्स हैं, ऑफिसर्स हैं एएसएफ के, उन्हें पावर डेलीगेट कर दी हैं एक्सेप्ट सेक्शन 11 के। सेक्शन 11 जो है अभी आगे जाकर हम पढ़ेंगे, रूल मेकिंग की पावर से डील करता है। कि कहता है कि रूल मेकिंग की पावर छोड़ के और तमाम पावर जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गज़ट के अंदर नोटिफाई कर दी हैं कि ये पावर जो हैं वो डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसएफ की होंगी, ये पावर उसके ऑफिसर्स की होंगी, और ये पावर उसके दूसरे मेंबर्स की होंगी। इसके बाद सेक्शन नंबर 10 जो है वो डेलीगेशन ऑफ पावर बाय डीजी
से डील करता है। पिछला जो सेक्शन था वो डेलीगेशन ऑफ पावर बाय फेडरल गवर्नमेंट के फेडरल गवर्नमेंट क्या पावर दे रही है। अब ये वाला सेक्शन जो है ये डील कर रहा है कि डायरेक्टर जनरल जो है वो कौन सी पावर डेलीगेट कर रहा है। तो कह रहा है सेम इन अ सेम वे अप्रूवल फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट डेलीगेट पावर टू ऑल दी सबऑर्डिनेट ऑफिसर। कहता है कि डायरेक्टर जनरल से नीचे जितने भी उसके सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं वो फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूवल के बाद उनको मज़ीद पावर जो है वो डेलीगेट करेगा ताकि इस डिपार्टमेंट को जो है स्ट्रीमलाइन के अंदर रन किया जा सके। सेक्शन नंबर 11 जो है अभी मैंने पीछे डिस्कस की ना, सेक्शन नंबर 11 जो है वो एक्सेप्शन थी सेक्शन नंबर 9 की। अब सेक्शन नंबर 11 क्या है, पावर टू मेक रूल। कहता है कि जो पावर टू मेक रूल है, रूल बनाने की पावर वो डेलीगेट नहीं की जा सकती, इवन डीजी को भी, डायरेक्टर जनरल को भी। यानी कि रूल जो हैं वो एएसएफ के सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट एएसएफ की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। अब फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के थ्रू ही बताएगी कि किस तरीके से अपॉइंट होंगे, उनका ग्रेड क्या होगा, उनको क्या क्या रेम्यूनरेशन हासिल होगी, उनकी पावर क्या क्या होगी, उन्हें रिवॉर्ड्स क्या मिलेंगे, उनके फंक्शन क्या होंगे। तो इन तमाम चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए जो रूल्स बनाए जाएंगे, जो प्रोसीजर डिफ़ाइन किया जाएगा, जो मेथड्स बताए जाएंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट बना सकती है। इसके अलावा किसी के पास भी ये पावर नहीं है, इवन डीजी के पास भी नहीं है। ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 12 जो कि लास्ट सेक्शन है इस इफेक्ट का, पावर टू मेक रेगुलेशन। डीजी बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट बाय राइटिंग टू फेडरल गवर्नमेंट मेक रेगुलेशन कंसिस्टेंट विद द एएसएफ एक्ट 1975। कहता है कि अगर डायरेक्टर जनरल समझते हैं कि इस फलां जगह पर हम लोगों को रेगुलेशन की ज़रूरत है, कि एएसएफ के बेटरमेंट के लिए ये चीज़ हो सकती है कि अगर इसको हम लोग इस तरीके से रेगुलेट करें तो ये एएसएफ के लिए बेहतर होगा, तो फिर क्या करेंगे डीजी। अब डीजी तो रूल बना नहीं सकते, तो फिर वो राइटिंग के अंदर जो है ना फेडरल गवर्नमेंट को सबमिशन करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट देखेगी कि ये कंट्ररी तो नहीं कर रही एएसएफ एक्ट के साथ। अगर कंट्ररी नहीं कर रही, कंसिस्टेंट है और उसके जो प्रोविजंस हैं उसको मिसमैच नहीं कर रही, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल गजट के अंदर नोटिफाई कर देगी कि ये जो रूल है ये फॉलो किया जाएगा एएसएफ के लिए। सो ये वीडियो थी, ये था चैप्टर नंबर 5। इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया इंडेमनिटी और मोस्टली डेलीगेशंस ऑफ पावर के साथ। आज की इस वीडियो के बाद मैंने एएसएफ एक्ट 1975 को कंप्लीट जो है वो कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आई होगी। अब वीडियो वॉच करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस एएसएफ एक्ट पर 20 to 30 MCQs सॉल्व करने हैं मुख्तलिफ डायमेंशन से और उसके बाद उसको क्रैम करना है। इंशाल्लाह आई विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आपका जो इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्ज़ाम है जो कि एफपीएससी के थ्रू कंडक्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा और इंशाल्लाह आप 20 में से 1890 मार्क्स इजीली सिक्योर कर लेंगे। बट मज़ीद आपने ये चीज़ याद रखनी है कि एएसएफ ने अभी अपना ट्रेंड जो है वो चेंज कर दिया है। शुरू में एएसएफ जो है, एएसएफ का जो पेपर आता था असिस्टेंट डायरेक्टर का और इंस्पेक्टर का, वो सिर्फ़ और सिर्फ एएसएफ एक्ट में से आता था, लेकिन अभी एफपीएससी जो है ना वो थोड़ा स्मार्टली खेलती है। एफपीएससी जितने भी रेलेवेंट लॉज हैं ना उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन सीख कर रही है। ग़ालिबन 2 से 3 एमसीक्यूज़ आ जाते हैं एएसएफ एक्ट में से, लेकिन ज़्यादातर जो 20 नंबर का पोर्शन है सिक्योरिटी मेजर्स वाला वो दूसरे रेलेवेंट लॉज में से आता है। अब रेलेवेंट लॉज कौन कौन से हैं? देखिए, कॉमन सेंस इस्तेमाल करने की बात है। एयरपोर्ट पर कोई नारकोटिक्स की सप्लाई हो सकती है, कोई कस्टम का हो सकता है, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी परफॉर्म हो सकती है। तो अगर टेररिज्म है तो आपने टेररिज्म एक्ट देखना है, कस्टम की वायलेशन है तो आपने कस्टम का एक्ट देखना है, नारकोटिक्स की है तो आपने नारकोटिक्स के एक्ट देखने हैं। तो ये तमाम के तमाम एक्ट जो हैं वो एएसएफ के साथ लिंक करते हैं, इसीलिए आपको इन एक्ट्स को भी पढ़ना ज़रूरी है। और अगर आप इन एक्ट्स को पढ़ेंगे अलॉन्ग विद एएसएफ एक्ट 1975 तो इंशाल्लाह आप जो हैं 20 में से 1890 मार्क्स ईजीली सिक्योर कर सकते हैं। एएसएफ की प्रिपरेशन से रिलेटेड जितने भी रेलेवेंट लॉज हैं मैंने उन पर भी वीडियो सीरीज़ बनाई हैं, आप उसे भी जाकर
कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर आपको ASF प्रिपरेशन के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी मिल जाएगा, एंटी टेररिज्म एक्ट भी मिल जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग भी मिल जाएगी, पुलिस ऑर्डर 2002 भी मिल जाएगा। उन तमाम वीडियोस को वॉच करने के बाद आप अपनी प्रिपरेशन को 100 आउट ऑफ 99% कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो सीरीज़ के साथ। अस्सलाम वालेकुम।